स्वागत है आपका एएस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके पास अभिकारी शब्दों में पहला हमने क्रिया विशेषण को हम कर चुके हैं। अगला आपके पास संबंध बोधक। क्या कहती है संबंध बोधक की परिभाषा? कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक शब्द कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि जो शब्द क्या करते हैं आपके पास संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये शब्द लगते हैं और वाक्य के साथ क्या अन्य पदों के साथ जो क्या करते हैं संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक या संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित और आदि आदि सब। देखिए कैसे ये संबंध दर्शाते। जैसे वाक्य की बात करें अगर यहाँ पे, जैसे एक वाक्य आपके पास उदाहरण के लिए लिया है, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। ठीक है, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो भूख जो शब्द है वो कैसा आपके पास, ये यहाँ पे भूख जो शब्द है वो क्या है? वो आपके पास है संज्ञा। और संज्ञा में भी अगर मैं बात करूं तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा क्या आपके पास? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मेरा भूख के मारे दम निकल रहा, तो वही परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, भूख यहाँ पे संज्ञा हो गया। अब देखिए अब क्या बात कर रहा है कि भूख के मारे क्या निकल रहा है? दम निकल रहा है। तो दम निकल रहा है किसके मारे? भूख के मारे। यानी जो मारे शब्द यहाँ पे क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है भूख और दम के बीच में। ये भूख और दम का संबंध क्या है? कि मारे के कारण। ठीक है, यानी जो मारे शब्द वो क्या दिखा रहा है? कि मेरा भूख के मारे दम निकल रहा है। तो मारे शब्द ने क्या करा रखा? संबंध दर्शाया आपके पास भूख और दम के बीच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास कि धन के बिना जीवन कठिन लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में हो क्या रहा है आपके पास कि धन और जीवन का जो संबंध दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है आपके पास बिना शब्द जो है आपके पास वो क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक में आपके पास ऐसे ही शब्द मिलते हैं मारे, ठीक है, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक, यह शब्द है उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके तो आपके पास क्या है? सर्वनाम आ जाएगा और बिना जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? जैसे ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो शब्द है, ठीक, वो क्या है यहाँ पे? ये सर्वनाम है। तो वही परिभाषा कह रही है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध दर्शा रहा है। ठीक, तो ये जो शब्द है यहाँ पे बिना, ये क्या है आपके पास? ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? ये संबंध को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? संबंध बोधक शब्द हो जाएगा आपके पास। ठीक, और हम क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। तो अविकारी में जो बिना शब्द है उसका आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बिना शब्द का आप लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर आप इसका परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो संबंधवाचक भी हमने कर दिया। इससे पहले क्रिया विशेषण कर दिया था, दूसरा संबंधवाचक। कुछ नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, इनको हम जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, अगला आपके पास समुच्चय बोधक। ठीक है, दूसरा आपके पास, पहला हमने क्रिया विशेषण, दूसरा इससे पहले पढ़ दिया है, और दूसरा हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक। ठीक है, देखिए समुच्चय बोधक जो शब्द है, ठीक है,
हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़े थे। ठीक, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो शब्द समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होता है आपके पास, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो शब्द, परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो क्या इसकी परिभाषा कह रही है कि जो शब्द शब्दों कोमा वाक्यांशों कोमा वाक्यों को आपस में जोड़ने, या तो फिर जोड़ेगी या तो फिर ये क्या करते हैं, समुच्चय बोधक याद रखना बेटा, वाक्यों को आपस में जोड़ने का या तो काम करेंगे या फिर वाक्यों को आपस में अलग करने का काम करते हैं। वापस आपस में या तो वाक्यों को ये जोड़ते हैं या तो फिर वाक्यों को क्या करते हैं, आपस में ये अलग कर देते हैं वाक्यों को। ठीक, उसी को कहा जाता है समुच्चय बोधक। अब बात करें अगर समुच्चय बोधक की, तो समुच्चय बोधक के भी आपके पास कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जब आप रचना की दृष्टि से वाक्यों को पढ़ते हो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो वहां पे भी हमने क्या किया था, आपके पास इन प्रकार ऐसे वाक्य को पढ़ा था। और याद रखना, ये जो समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो कौन से वाक्य में होते हैं आपके पास, संयुक्त वाक्यों में क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। ठीक, जो संयुक्त वाक्य थे आपके पास, उनमें हमने क्या पढ़ा था, इनका प्रयोग पढ़ा था। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, जैसे। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हमारे पास, वे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक के कई भेद होते हैं। पहला आपके पास संयोजक समुच्चय बोधक। ठीक है, इसके कई भेद होते हैं, उनमें से पहला आपके पास संयोजक समुच्चय बोधक। क्या कहती है इसकी परिभाषा, कि ये वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, संयोजक, संयोजक का मतलब है आपस में जोड़ना एक दूसरे को। ठीक, जैसे कुछ वाक्य होता था, तो वाक्यों को हम किसके माध्यम से जोड़ते हैं, उनके बीच में और लगाते, जैसे कि मोहन खाना खाता है और सोहन सोता है। तो दो सरल वाक्य है यहाँ पे, दो सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, संयोजक में याद रखना सिर्फ जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं मैं, मोहन सो रहा है और सोहन खा रहा है। तो ये जो एक वाक्य है, ठीक, ये कैसा वाक्य है, ये हमारे पास है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमने रचना के आधार पर पढ़ लिए थे, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। पहला था सरल वाक्य, दूसरा था मिश्र वाक्य और तीसरा था आपके पास संयुक्त वाक्य। ठीक, तो ये एक प्रकार का कैसा वाक्य आपके पास, ये है एक प्रकार का संयुक्त वाक्य। ठीक है, जब हमने सरल वाक्य पढ़े थे, संयुक्त वाक्य पढ़े, तो संयुक्त वाक्य हमने एक बात पढ़ी थी कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है आपके पास, संयोजक शब्द समुच्चय बोधक लगे होते हैं। समुच्चय बोधक यानी जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य होंगे, पहली परिभाषा क्या थी, जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य, तो एक ये मोहन सो रहा है, ये एक सरल वाक्य है, और दूसरा सोहन खा रहा है, ये भी क्या है, एक सरल वाक्य है। इसके अलावा हमने पढ़ा था या तो एक सरल वाक्य हो या तो फिर एक मिश्रित वाक्य हो। ठीक है, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर वे किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे, तो समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करता है दोनों को, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा आपके पास, सरल वाक्य। ठीक है, अच्छा, अब यहां जब वाक्य पढ़ रहे हो आप, तो ये तो हमारे पास कौन सा वाक्य है, ये एक सरल वाक्य है। ये सोहन खा रहा है, ये भी क्या है, एक सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्यों को आपस में किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो और जो शब्द है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, तो उसे कहते हैं हम समुच्चय बोधक, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ेगा उसे कहते हैं संयोजक समुच्चय बोधक। ठीक, जो सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास और जो शब्द है वो क्या है हमारे पास, ये जो और शब्द लिखा है वो संयोजक समुच्चय बोधक, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करेगा। ठीक, कई आते हैं इसमें, और आता है, तथा, एवं, वा आदि। जैसे आप कहते हैं ना, मैं वा, जैसे रामू वा सोहन,
रामू व श्यामू, तो वा और, है ना, एवं, तथा, इस प्रकार के वाक्यों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं समुच्चय बोधक में। ठीक है, सीधे आपको अगर किसी वाक्यों में ये शब्द दिखते हैं तो या तो वो क्या होगा, सरल वाक्य होगा, या तो फिर वो क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखिए, अजय सो रहा है और विजय पढ़ रहा है। अजय सो रहा एक सरल वाक्य है, दूसरा विजय पढ़ रहा, दो सरल वाक्य हैं, और दो सरल वाक्य किसके माध्यम से जुड़े हैं आपस में, और के माध्यम से क्या है, जुड़े हैं दोनों। ठीक, जैसे राम और मोहन खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो उद्देश्य हैं और दो एक क्या है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ये कैसा वाक्य है, यहाँ पे ये एक सरल वाक्य। ठीक, इसकी बात करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और ये हो जाएगा यहाँ पे सरल वाक्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काम क्या कर रहा, और जो शब्द है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा। तो जब कभी भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजक समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला पहला था संयोजक, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। अगला आपके पास विभाजक भी कहते हैं इसे, या फिर विभक्त समुच्चय बोधक। ठीक, जो क्या करता है, जो दो वाक्यों को आपस में, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़कर भी अलग अलग करते हैं, यानी ऐसा लगेगा आपको कि वाक्य तो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, वे अलग अलग हो रहे हैं। तो उसी प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, उसी प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं विभाजक समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए अब अगर इनकी बात करें तो देख लेते हैं इनको थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे, विभाजक या फिर विभक्त समुच्चय बोधक। ठीक, विभाजक मतलब जो एक दूसरे को बांटेगा, और विभक्त यानी अलग करेगा। ठीक, दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ये वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को, यहाँ पे मिट रखा है तो को लिखा है, वाक्यों को जोड़कर भी अलग अलग व्यक्त करती है। यानी जोड़ काम क्या करेंगे, काम तो जोड़ने का ही करेंगे, लेकिन जब आप वाक्य को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में वाक्यों को अलग अलग करते हैं। ठीक, वाक्य जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अलग अलग हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ऐसे शब्द मिलते हैं, या और अथवा जैसा शब्द, या जैसे मैं या रामू, ये जैसे यहाँ पे देखिए, मैं राजू या विजय, मैं राजू या विजय के घर चला जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग कर रहा है। जैसे इसने कहा, लग तो ये रहा है कि एक वाक्य को जोड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहने का मतलब है कि जो मैं हूं, या तो मैं किसके घर जाऊंगा, राजू के, या तो फिर मैं विजय के घर जाऊंगा। जबकि आप वाक्य को देख रहे हो तो वाक्य के हिसाब से ये लग रहा है कि एक वाक्य को जोड़ने का काम किया, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो ये कह रहा है कि मैं राजू या विजय के घर चला जाऊंगा, कहने का मतलब है या तो मैं राजू के घर जाऊंगा या तो मैं विजय, यानी दोनों के घर नहीं जाऊंगा, दोनों में से किसी एक के घर जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जैसे आप कहते हो कि आप मेरे पैसे दो, आप मेरे पैसे दो, अथवा मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तुम मेरे पैसे लौटा दो, तुम मेरे पैसे लौटा दो, अथवा तो एक ये वाक्य है यहाँ पे। ठीक, एक आपके पास ऊपर वाला वाक्य हो गया, दूसरा आपके पास कि तुम मुझे या तो अपना घर दो, या मुझे, तुम या तो तुम मेरे पैसे लौटा दो, अथवा मुझे अपना घर दो। तो इस प्रकार के वाक्य में हो क्या रहा है, एक्चुअल में इस प्रकार का जब आप वाक्य देख रहे हो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो अथवा शब्द है, ये कहने का मतलब क्या आपके पास, कि ये कहना चाह रहा है कि या तो तुम मेरे पैसे लौटा दो, या फिर मुझे अपना घर दे दो। कहने का मतलब दो वाक्य है यहाँ पे, या तो ये कह रहा है कि तुम, एक तो ये है कि तुम मुझे पैसे दो, यानी, और दूसरा या फिर मुझे
अपना घर दो। तो हो क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक काम कर लो। ये नहीं कह रहा कि दोनों काम कीजिए, वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों में से आप क्या कीजिए, कोई एक काम कर लीजिए। या तो आप क्या कर दीजिए, मुझे अपने मेरे पैसे लौटा दीजिए, या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो मुझे क्या कर दीजिए, अपना घर दे दीजिए। तो देखिए, जो वाक्य को जोड़ने का तो इसने काम जरूर किया है, लेकिन जब आप वाक्य को देख रहे हैं तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जैसे आपके पास दो कंडीशन दी होती है, दो आपके पास के ऑप्शन दिए, तो दो ऑप्शन में आपको कहा गया है कि या तो आप केला खाइए, या तो जैसे आप कहते हैं कि आप केला खाइए अथवा संतरा खाइए, आप पानी पीजिए अथवा चाय पीजिए। तो आप कहने का मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि पानी और चाय दोनों पीजिए, या तो पानी का हो या तो पानी पी लो। अगर पानी नहीं पीना चाहते तो आप क्या पी लो, आप चाय पी लो। तो दो यहाँ पे दो कंडीशन दी थी बेसिकली, कि या तो आप पानी पीजिए या चाय पीजिए। तो होता है क्या, इस प्रकार के वाक्य में हमेशा आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन यानी दो विकल्प जरूर दिए जाएंगे, होते हैं। उनमें से किसी एक का चयन करना पड़ता है, उनमें से किसी एक का चयन ठीक है। इस प्रकार के वाक्य में दो आपके पास के होंगे, दो वाक्य दिए होंगे और दो विकल्प दिए होंगे हमेशा, और दो विकल्पों में से कहेगा कि आप क्या कीजिए, किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, या तो फिर आप ये काम कीजिए या ये काम, आप दोनों काम को नहीं कर सकते साथ साथ। ठीक, भले आपको विकल्प भले ही क्यों ना दो मिल जाए, लेकिन करना हमेशा क्या है, किसी एक ही काम को है। ठीक है, तो विभाजक या समुच्चय बोधक से आपको पता चल गया कि जब आप वाक्य का, है ना, वाक्य का भाव देखोगे तो होता क्या है, जोड़ने का तो ये दोनों को काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप इनका भाव निकालोगे तो होता ये है इसमें कि वाक्यों को जोड़कर भी ये क्या करता है, अलग अलग करने का काम करता है। यानी आप क्या कीजिए, किसी एक कोई एक चीज डिसाइड कर लीजिए, एक काम डिसाइड कर लीजिए। ठीक, किसी दो काम दिए होंगे, हमेशा दो विकल्प होंगे, लेकिन दो विकल्प में कोई एक विकल्प ही आपको चुनना होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रकार है इसका विरोध दर्शक समुच्चय बोधक। विरोध दर्शक समुच्चय बोधक, ठीक है। क्या समुच्चय बोधक, विरोध, देखिए नाम से ही क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे कि यानी विरोध, है ना। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस वाक्य में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि आप क्या ये मत कीजिए। ठीक है, तो विरोध दर्शक समुच्चय बोधक में क्या हो रहा है, क्या होती है इसकी परिभाषा, कि ये पहले वाक्य के विषय का निषेध करके अन्य विषय को सूचित करते हैं। ये पहले वाक्य जो होगा, निषेध का मतलब है ना, ना, ठीक है, मनाही किसी चीज की। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो वहां लिखा होता है शराब पीना सख्त मना है, शराब पीना निषेध है, या धूम्रपान करना निषेध है, इसका मतलब है उसकी क्या है, यहाँ पे मनाही है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पहले वाक्य का निषेध कर, यानी जो पहला वाक्य दिया होगा, एक बिल्कुल वाक्य होगा आपके पास, उसमें जो पहला वाक्य दिया होगा उसका क्या करेंगे, उसकी मनाही करेंगे, लेकिन क्या मनाही किस करके, क्या किसी और को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। और यहाँ पे कैसे शब्द मिलते हैं आपके पास, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, पर आदि ऐसे शब्द मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है कि उसने मुझे बताया था परंतु मैंने विश्वास नहीं किया। अब देखो क्या रहा, उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बताया था, परंतु अब ये जो शब्द लग गया यहाँ पे परंतु, ये क्या कर रहा है, इस वाले वाक्य का निषेध यानी मनाही कर रहा, परंतु मैंने विश्वास नहीं किया। ठीक है, अन्य विषय को सूचित करते। अब ये जो बात कर रहा है कि उसने मुझे बताया था परंतु मैंने विश्वास नहीं किया, तो जब भी ये बात कह रहा है तो कोई उसके सामने कोई आदमी खड़ा होगा, कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, उससे ये बात कर रहा है, उससे क्या कह रहा है कि उसने मुझे बताया था परंतु मैंने विश्वास नहीं किया। यानी उसने तो मुझे बताया था
लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यानी पहले वाले की बात पर मैंने विश्वास नहीं करने का मतलब उसका मैं क्या कर रहा हूँ, निषेध, यानी उसकी मनाही कर रहा हूँ कि मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन ये मैं बता किसको रहा हूँ, किसी दूसरे को सामने पे, कि उसने मुझे बताया था लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन बता किसे रहा हूँ, जो बंदा सामने पे खड़ा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं आपके पास, किंतु परंतु ऐसे शब्द लगे हुआ। ठीक, मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे आप कह सकते हो, मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु, किंतु जब लग गया तो इसका मतलब है वहां पे क्या मना कर रहा है उसे कि किंतु, लेकिन कि क्यों नहीं गया मैं, तो अब वो रीजन बता रहा है कि मेरे पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। ठीक है, अगला आपके पास परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक। क्या कहती है इसकी परिभाषा, कि इस प्रकार के शब्दों से पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नजर आता है। परिणाम यानी परिणाम दर्शक, यानी परिणाम दिखेगा ये वाक्य में। इस प्रकार के शब्दों से पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नजर आता है। यहाँ पे इसलिए, क्योंकि, जो कि, अतः ऐसे शब्द होते हैं। जैसे यहाँ देखो, बात करें एग्जाम्पल की, तुम अच्छे से पढ़ सको इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के शब्दों से पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नजर आता है। तुम अच्छे से पढ़ सको इसलिए मैंने क्या काम किया, तो परिणाम इस तुम अच्छे से पढ़ सको इसका परिणाम कहां पे नजर आ रहा है मुझे, इस वाले वाक्य में, मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा। ठीक, इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा, यानी ये जो पहला वाक्य है, इस पहले वाले वाक्य का परिणाम आपको कहां पे दिखेगा, हमेशा दूसरे वाक्य में नजर आता है। ठीक, तुम अच्छे से पढ़ सको इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली भेजा, यानी मैंने कहा भेजा तुम्हें, दिल्ली। और क्यों भेजा, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। ऐसी अगला आपके पास, कि मैं परीक्षा में सफल हो गया क्योंकि हमें प्रवीण सर ने पढ़ाया था। ठीक है, मैं परीक्षा में सफल हो गया, मैं परीक्षा में सफल क्यों हुआ, क्योंकि हमें प्रवीण सर ने पढ़ाया था। हमें किसने पढ़ाया था, प्रवीण सर ने। क्यों पढ़ाया था, क्योंकि हम परीक्षा, अच्छा सॉरी, मैं परीक्षा में सफल हो गया। अब इसका परिणाम दिखेगा आपको कहां पे, बाद में। हम परीक्षा परीक्षा में सफल क्यों हुए, क्योंकि हमें किसने पढ़ाया, प्रवीण सर। तो पहले वाले वाक्य का हमेशा परिणाम जो दिखेगा आपको क्या दिखेगा, बाद वाले वाक्य में ही दिखता है हमेशा। ठीक है, अगला आपके पास संकेतवाचक समुच्चय बोधक। ठीक है, संकेतवाचक समुच्चय बोधक क्या होता है इसमें, इस प्रकार के शब्दों से दो वाक्यों के बीच आपस के संबंध को दिखाया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से दो वाक्यों के बीच के संबंध को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, जैसे संकेतवाचक तो संबंध दर्शाने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे आपको कैसे शब्द मिलेंगे, यदि, तो, जैसा वैसा, जहां तहां, जो सो या जो वो, यद्यपि तदापि। ठीक, जैसे यहाँ पे देखें, यद्यपि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो तथापि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली संबंध को दर्शा रहे। यद्यपि, यदि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, दोनों के संबंध को दर्शा रहा है, यद्यपि और तथापि। अगला, यदि मैं प्रियंका से मिला तो मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगा। ठीक, तो ये भी क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे संदेश को दर्शा रहा है, यानी दोनों के संबंध को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो संकेतवाचक भी हमने कंप्लीट कर दिया आपके पास। इसके बाद अगला आपके पास विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है इसकी परिभाषा, विस्मयादि बोधक। ठीक, जिन शब्दों से भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का पता चले उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय यादि बोधक कहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, इससे पहले भी समझा चुका हूँ वहाँ पे, कि जहाँ पे शुभकामना दी जाती है, हर्ष होता है, घृणा आती है, शुभकामनाएं, आशीष दी जाता है, वहाँ पे क्या होता है आपके, विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे बात करें अगर यहाँ पे, यह निम्न प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है, तो इसे देख लेते जरा। पहला आपके पास आश्चर्यबोधक। क्या है आश्चर्यबोधक में, जैसे शब्द है आपके पास क्या,
सच, ए ओ हो, आश्चर्यबोधक। जैसे आप कई बार क्या होता है ना, जब आपके पास क्या होता है कोई बात होती है, जैसे किसी ने कुछ बात कही आपसे कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक, वह पास हो गया, तो आपके दोस्त पूछते क्या, या फिर सच, या फिर कहते ए, या फिर ओहो, ठीक है। तो ये जो शब्द है वो क्या आश्चर्य को दर्शाते हैं। जैसे आप कहते हैं एकदम से क्या, तो कि उसका एक्सीडेंट हो गया क्या, तो आप आश्चर्य से बोलते हो क्या, यानी वो क्या दर्शाते हैं, आश्चर्य को। जब कई बार आप पूछते हो कि वो उसका सिलेक्शन हो गया, तो बोलते क्या, तो ये आश्चर्य को दर्शा रहे हैं, आपको आश्चर्य होता है जहाँ पे, ठीक है। तो आश्चर्य को दर्शाने वाले क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं हमारे पास। दूसरा है हर्षबोधक। हर्षबोधक जहाँ पे आपको हर्ष होता है, जैसे आप कहते हो कि शाबाश, ठीक, जैसे धन्य, धन्य है वह माता, ठीक, वाह वाह, ठीक। तो ये शब्द क्या करते हैं, हर्ष दर्शाते हैं। अगला है शोक बोधक, जहाँ पे क्या होता है शोक आता, शोक की भावना आती है आपके मन में, तो उसे दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कहते हो हाय, अरे, बाप रे, उफ, ठीक। जैसे आप कहते हो कि उफ, ठीक है। जैसे आपने कोई, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो आप क्या कहते हो उफ, ठीक। तो या फिर आप एकदम से बाइक चला रहे हो, एकदम आगे से किसी ने ब्रेक मार दिया, तो आपने ब्रेक मारा, तो आप क्या कहते हो उफ, ठीक, आपके मुंह से अचानक से। या फिर हाय, किसी के घर में कोई गुजर गया, तो वहां पे जाते हो कि हाय। या फिर कोई बहुत अच्छा लड़का था, उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या कहते हो हाय, बहुत अच्छा लड़का था, ठीक। अरे, या फिर बाप रे, ठीक। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं। अगला है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में आता है काश, काश शब्द का प्रयोग करते हैं, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक, काश ये हो जाता, काश। तो काश शब्द का क्या करते हो, इच्छाएं जब होती तो काश का प्रयोग करते हो वहां पे। अगला है घृणा बोधक, जहां पे आपको क्या आती है, घृणा आती, जैसे कहते हैं छी छी, धिक, ठीक। तो छी छी कितना गंदा आदमी है, छी, ठीक है। तो इसका प्रयोग धिक का भी कई बार प्रयोग किया जाता है यहाँ पे आपके पास। अगला है अनुमोदन सूचक। अनुमोदन सूचन का मतलब है कि जो बात की जा रही है उसको आप स्वीकृति दे रहे हो वहां पे, जैसे ठीक, अच्छा, भला, ठीक। तो जब कोई बात कह रहे हो कि ये सही चीज है, तो आप बोलते हो ठीक, या फिर अच्छा, या फिर भला। तो ये क्या करते हैं, स्वीकार बोधक, यानी जब आप किसी बात को सहमति देते हो कि हाँ बिल्कुल, अनुमोदन करते हो किसी चीज का, हाँ कि मैं भी इसमें क्या हूं, मैं भी इस चीज से सहमत हूं। अगला है, इससे पहले हमने विस्मय आदि बोधक कर दिया था, उसमें हमारे दो छूट गए थे, अनुमोदन सूचक और संबोधन सूचक। तो घृणावाचक भी हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, घृणाबोधक जिनसे घृणा होती है, जिन शब्दों से, जैसे छी छी, घिन। अगला है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन का मतलब है जब आप अपना अनुमोदन देते हो, यानी किसी चीज में सहमति दर्शाते हो कि हाँ इस चीज से मैं भी सहमत हूँ। यानी जब भी आप अपनी सहमति दर्शाते हो, जिन शब्दों से अपनी सहमति दर्शाते हो, जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो सहमति दर्शाने के लिए, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अनुमोदन सूचक कहलाते हैं। बात करें अगर यहाँ पे आपके पास शब्द है ठीक, तो ये जो शब्द है जैसे ठीक हो गया, अच्छा हो गया, भला, तो इन शब्दों का प्रयोग आप कहाँ पे करते हो, अपना अनुमोदन यानी अपनी सहमति दिलाने के लिए। जैसे आपसे कोई कुछ भी कहता है कि क्या आप इससे सहमत हो, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हैं कि हाँ, या फिर तो कहते हो ठीक है, या फिर आप कहते हैं अच्छा है, या फिर आप कहते हो कि भला है, ठीक है। तो जिन शब्दों से आप क्या करते हो, अपनी सहमति यानी अनुमोदन देते हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे पास, वे कहलाते हैं अनुमोदन सूचक। अगला है संबोधन सूचक। देखिए नाम से ही क्लियर हो पा रहा है, जैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, संबोधन करने के लिए। जैसे जब भी आप किसी को बुलाते हो, जैसे आप कहते हो कि अरे लड़के सुनते हो, तो ये जो शब्द है अरे, ये यहाँ पे क्या है, संबोधन सूचक का क्या करता है, काम करता है। ऐसी जैसे आप घर में सुनते हो, है ना, कि अजी सुनते हो, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है संबोधन के लिए, यानी किसी को जब आप क्या करते हो, संबोधित करते हो, तो ये शब्द है। ऐसे अरी, हे बालक यहाँ आओ, तो ये जो शब्द है इनका प्रयोग कहाँ पे, संबोधन करने के लिए किसी का किया जाता है, वे कहलाते हैं हमारे पास संबोधन सूचक कहलाते हैं, ठीक है। विस्मय बोधक हमने पढ़ लिया था कि इसके हमारे पास 7 भेद होते हैं। घृणा बोधक तक हमने पढ़ लिया था, आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक सभी हो गया था। और अनुमोदन बोधक यानी जब आप स्वीकृति देते हो या किसी चीज पर सहमति जताते हो कि हाँ ये ठीक है, ठीक, या फिर ठीक है, या फिर अच्छा है, या फिर भला है, ठीक है। और संबोधन जिन शब्दों का प्रयोग आप किसके लिए करते हो, किसी चीज के संबोधन के लिए, ठीक है, किसी को पुकारने के लिए। चलिए अगला आपके पास निपात। निपात क्या होता है, देखिए जब क्या होता है हमारे पास कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, तो वाक्य में किसी चीज पर किसी वाक्य में किसी शब्द पर विशेष वर्ड डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निपात का प्रयोग किया जाता है। क्या कहती है परिभाषा, भी कोमा ही कोमा तो कोमा तक, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी चीज पर बल डालने के लिए करते हैं तो ये शब्द निपात कहलाते हैं, ठीक है।
या दूसरे शब्दों में कहे तो क्या मतलब है, इन्हें वाक्यों में से हटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे बात करें अगर यहाँ पे जैसे मैं कहता हूं मैं भी वहां जाऊंगा। ठीक है, एक शब्द आपके पास, एक वाक्य लिखा है मैं भी वहां जाऊंगा। तो ये जो शब्द है भी, ये यहाँ पे किसका काम करता है, ये काम करता है निपात का। ठीक है, जब आप क्या करते हो किसी वाक्य में किसी चीज पर बल डालने के लिए। अब अगर आप ये कहते हो कि मैं भी वहां जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि और लोग जो जा रहे हैं उनके साथ आप भी जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक, लेकिन अगर आप इसको हटा के भी लिख दोगे कि मैं वहां जाऊंगा, तब भी वाक्य पर क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वाक्य जो है अपना पूर्ण अर्थ देगा ही देगा, चाहे आप उसमें निपात लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, तो निपात का प्रयोग कहाँ पे होता है, किसी शब्द में प्रयोग होता है किसी चीज पर बल डालने के लिए, जिससे आप लगे अच्छा मैं भी, तो यानी मैं भी जो शब्द है वो भी क्या है, यहाँ पे निपात का काम कर रहा है। और अगर आप इन्हें वाक्यों में से हटा भी देते हो तो वाक्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये शब्द है मैं भी कल आऊंगा। ठीक है, तो ये भी जो है वाक्य को फोकस या फिर हाईलाइट करने के लिए, ठीक, यानी किसी चीज पर बल डालने के लिए जो भी लगा है यहाँ पे, यही निपात है यहाँ पे। और अगर दूसरे वाक्य में देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, भी को हटा दिया। तो अगर भी को हटा दिया तो वाक्य क्या बन गया, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप उसे लगाइए चाहे ना लगाइए, अगर लगाओगे तो इसलिए लगाया कि ताकि आप किसी चीज पर विशेष रूप से बल डालना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि मैं भी। ठीक है, और अगर उन्हें हटा दोगे तो वाक्य अपना एक अर्थ तो देगा ही देगा, लेकिन उन्हें जब आप हटाओगे तो वाक्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अभिकारी शब्द खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक था ये निपात, ये भी खत्म हो गया हमारे पास। अभिकारी शब्दों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते आपके पास, जैसे संबंधवाचक हो एक दो क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम में दे दे कि कौन सा अवयव शब्द है या फिर कौन सा अभिकारी शब्द है, या फिर चिन्हों के बारे में पूछ गया कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कौन सा समुच्चय बोधक चिन्ह है। तो इनका प्रयोग ज़्यादातर नहीं इसीलिए प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये भी आपका अभिकारी शब्द भी आज हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 4 प्रकार के हमने पढ़े थे, वो हमारे क्या हो गए, विकारी भी कंप्लीट हो गए और अभिकारी शब्द भी कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।